तो दोस्तों आखिरकार वो समय आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 कहानी का आखिरी और सबसे खतरनाक चैप्टर। हॉकिंस अब पहले वाला छोटा और शांत शहर नहीं रहा। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, सड़कों पर सन्नाटा है और आसमान के उस पार अपसाइड डाउन पहले से कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक है। इस सीजन में हर कैरेक्टर माइक, 11, हॉपर, विल सब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई किसी मॉन्स्टर से नहीं बल्कि किस्मत से है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को। और इस पूरे सीजन को मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा और ये इसका पहला पार्ट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊंगा। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की शुरू होती है 12 नवंबर 1983 को एक पैरेलल वर्ल्ड में जिसे अपसाइड डाउन कहा जाता है। यहाँ हम देखते हैं एक छोटा लड़के विल को। वो अपने सीक्रेट बंकर में छुपा हुआ है और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। डर से ध्यान हटाने के लिए वो वही गाना गुनगुनाने लगता है जो उसकी माँ उसके साथ गाया करती थी। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ चल रहा है और तभी एक अजीब सा क्रीचर सामने आ जाता है। वो विल पर हमला करता है और विल अपनी जान बचाने के लिए भागता है। विल पेड़ पर चढ़ जाता है पर वो मॉन्स्टर पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। पर सबसे अजीब बात ये होती है कि जब विल फिसलकर नीचे गिरता है तो क्रीचर उसे बचा लेता है, जैसे वो उसको जिंदा रखना चाहता हो, जैसे उसकी कोई जरूरत हो। लेकिन जमीन पर गिरते ही विल उसके लिए आसान शिकार बन जाता है। क्रीचर उसका पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है वेक्ना के पास, जो उनका खतरनाक लीडर है। वेक्ना का रूप देखकर कोई भी डर जाए। वेक्ना विल के पास आता है और कहता है, फाइनली गेम शुरू करने का समय आ गया है। हम दोनों के बीच ये बहुत मजेदार होने वाला है। फिर वो अपने शरीर के नुकीले पंजे और मोटे मोटे टेंटिकल्स विल के अंदर घुसा देता है। यही वो पल है जब विल और वेक्ना के बीच हमेशा के लिए कनेक्शन बन जाता है। ये करते हुए वेक्ना विल को शांत करता है और कहता है, तुम और मैं आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चीजें साथ मिलकर करेंगे। और तभी हमें समझ आता है कि वेक्ना ने विल को अपनी स्पिरिट और कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा दे दिया है। अब समय बीतता है और ये साल था नवंबर 3, 1987। एक छोटी बच्ची हॉली नाश्ता बना रही थी। तभी वो खिड़की के बाहर किसी को खड़ा देखती है पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। जब उसकी माँ आती है तभी पता चलता है कि वो शख्स सिर्फ हॉली को दिख रहा था। हॉली इस बात को अपने तक ही रखना चाहती थी। पहली नजर में तो लगता है ये एक छोटी सी सामान्य फैमिली है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये लोग एक ग्रुप है जो कई सालों से वेक्ना जैसे इविल फोर्सेस को रोकते आए हैं। वेक्ना ने उन्हें इतने साल डरा कर रखा था। जब वो अपने वर्ल्ड में वापस चला गया उन्हीं पोर्टल्स के जरिए जो सिर्फ वो और उसके क्रीचर्स खोल सकते हैं, तो इस ग्रुप ने कोई ना कोई तरीका ढूंढा ताकि वो उसकी ताकत कमजोर कर सके और अगर वेक्ना कभी वापस लौटे तो उसे रोक भी सके। इसी वजह से उन्होंने एक रेडियो स्टेशन बनाया जिसकी ब्रॉडकास्ट वेव्स एक तरह की प्रोटेक्टिव ऑरा बनाती है जो वेक्ना को उनके पास आने से रोकती है। अब सीन जाता है रेडियो स्टेशन पर। हम देखते हैं रॉबिन को जो होस्ट है और उसके साथ स्टीव जो साउंड इंजीनियर है। रॉबिन लाइव शो में आर्मी का मजाक उड़ाते हुए बोल रही है कि वो लोग जो भी करते हैं उसे देश के भले का नाम दे देते हैं, जबकि असल में सब अपने फायदे के लिए करते हैं। वो ये भी बोलती है कि किसी को ये तक नहीं पता कि ये लोग आए कहां से थे और पहले कब दिखाई दिए थे। अचानक ब्रॉडकास्ट बीच में ही कट जाती है। रॉबिन सोचती है कि आर्मी ने उसकी बातों की वजह से सिग्नल काट दिया। स्टीव उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने लिमिट पार कर दी थी। रॉबिन बदले में बोलती है, तो क्या वो खुद कम मजाक उड़ाते हैं क्या? स्टीव तुरंत डस्टिन को फोन करता है ताकि ब्रॉडकास्ट को ठीक किया जा सके, पर डस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है रॉबिन ने एकदम सही किया। स्टीव उसे बताता है कि मशीन का मैनुअल ग्रीक भाषा में है, लेकिन डस्टिन तब भी मस्ती में कॉल काट देता है और फोन रख देता है। इसके बाद डस्टिन पर स्कूल में बुलीज हमला करते हैं, लेकिन उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं। बाद में वो डस्टिन को याद दिलाते हैं कि वो सब वेक्ना को ढूंढने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ सेना एक लड़की का पीछा कर रही होती है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद समझते हैं कि ये तो वो लड़की है ही नहीं जिसे वो ढूंढ रहे थे। असल टारगेट तो 11 है जो इस समय ट्रेनिंग कर रही है और अपनी रनिंग स्पीड का नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। उधर मिलिट्री लैब में फैसिलिटी की डायरेक्टर एक मेज के सामने बैठी थी जहाँ अपसाइड डाउन से लाया गया एक बड़ा सा फ्लैश लैब रखा हुआ है। एक ऑफिसर उसके पास आता है और बताता है कि वो लोग 11 को पकड़ने में नाकाम रहे। वो बोलती है, तो फिर ये बताने क्यों आए हो? उसे ढूंढो, किसी भी हाल में ढूंढो। वो अपनी कुर्सी घुमाती है और उसे एक क्रीचर दिखाई देता है। वो क्रीचर जिसे उन्होंने लैब में पकड़ लिया था और अब उसकी पावर्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं। वो समझाती है कि 11 की ताकत इन क्रीचर से भी ज्यादा है और अगर उन्हें मासूम लोगों को बचाना है तो 11 को ढूंढना ही पड़ेगा। कम से कम उसकी नजर में ये सब सही काम माना जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो आगे चलकर सामने आएगी। सीन कट होता है वापस ग्रुप पर। ग्रुप को एक पैकेज मिलता है जिसके अंदर बहुत जरूरी जानकारी होती है अपसाइड डाउन के पोर्टल्स को खोलने के बारे में। आर्मी तो ये खबर पूरी तरह छुपाए बैठी है, जिसका साफ मतलब है वेक्ना वापस आने वाला है। जिसने उनको पैकेज भेजा था वो वार्निंग देता है कि इस बार शायद सच में वो लोग वेक्ना को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे और आखिरकार थोड़ी शांति से जी पाएंगे। ग्रुप तुरंत रेडियो स्टेशन को फिर से ठीक कर देता है और रॉबिन एक कोडेड मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है जो सिर्फ ग्रुप के लोग ही समझ सकते हैं। सब उसे तुरंत डिकोड करते हैं और जितनी जल्दी हो सके पहले पोर्टल के पास इकट्ठा होने के लिए निकल पड़ते हैं, वेक्ना को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। उन्हें
लगता है ये सब आसान होगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है। कुछ ही सेकंड्स में टीम अलग अलग हिस्सों में बंटकर अपनी अपनी पोजीशंस पर पहुंच जाती है। अब हम मिलते हैं नैन्सी से। नैन्सी एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार कर रही है कि कैसे, कब और किस तरफ मूव करना है। दूसरी तरफ माइक भी अपना प्लान बना रहा है। चाहे नैन्सी का प्लान हो या माइक का, दोनों को लगता है ये सिंपल है और इस बार जीत पक्की है। लेकिन डस्टिन के मन में डर है, उसे फिर किसी अपने को खो देने का डर। हम जानते हैं कि वो लोग पहले ही अपने दो दोस्त एडी और मैक्स को खो चुके हैं। मैक्स तो कई सालों से कोमा में पड़ी है। माइक उसे समझाता है कि अगर वो लोग वेक्ना को आते ही खत्म नहीं कर पाए तो वो लोग क्या करेंगे। उनका प्लान सिंपल है कि वेक्ना जैसा भी पोर्टल खोलेगा, वो लोग उसके पीछे उसी पोर्टल में घुस जाएंगे उसके बंद होने से पहले, क्योंकि पोर्टल तब तक खुला रहता है जब तक वेक्ना अपने वर्ल्ड अपसाइड डाउन में वापस नहीं लौट जाता। दूसरी तरफ नैन्सी वाला ग्रुप भी यही प्लान डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन स्टीव उन्हें वार्निंग देता है कि वो लोग हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं उन डिवाइसेस से जो वेक्ना की सोनिक वेव्स पकड़ते हैं। सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि वेक्ना कभी कभी उनके दिमाग पर भी कंट्रोल कर लेता है। नैन्सी बताती है कि ये मैक्स के साथ इसलिए हुआ था क्योंकि वेक्ना उसके डर को खा रहा था, बस इतनी ही बात थी। और अभी भी किसी को नहीं पता कि वेक्ना का एक बड़ा हिस्सा अभी भी विल के अंदर जिंदा है। अचानक विल को अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो भविष्य की वार्निंग्स देख रहा हो। कुछ ही पलों में आने वाली विनाश की झलकियां। वो सबको बताता है कि उसे आसमान घूमता हुआ दिखाई दिया। सबको लगने लगता है कि वेक्ना बिल्कुल पास होगा। इसी तरह ठीक ऐसा ही घूमता हुआ आसमान हम हॉली के ऊपर भी देखते हैं, पर वो स्कूल यार्ड में सिर्फ खेल रही होती है। स्कूल सुपरवाइजर इसे देखकर उसकी माँ को बुलाता है और कहता है हॉली शायद कुछ इमेजिन कर रही है, मानो उसे कोई मेंटल इशू हो। हॉली अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है, तभी माइक वहाँ पहुँचता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। हॉली बार बार कहती है कि वो इमेजिन नहीं कर रही, ये सच में एक आदमी है जो उसे मॉन्स्टर्स से बचाता है। लेकिन माइक उसे यकीन दिलाता है कि दुनिया में मॉन्स्टर्स जैसा कुछ नहीं होता। ये साबित करने के लिए वो अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना निकालता है और कहता है ये दुनिया की सबसे डरावनी चीज है, क्योंकि ये बुरे लोगों, जादूगरों, तांत्रिकों सबका सामना करता है। वो हॉली से कहता है कि अगर वो इसे अपने पास रखे तो हमेशा सुरक्षित रहेगी, क्योंकि सब इसकी ताकत से डरते हैं और इसका सम्मान करते हैं। वो खिलौने का फीमेल वर्जन हॉली को देता है और नाम रखता है हॉली द हीरो। उधर लॉशवेल अस्पताल में मैक्स के पास होता है। लूकस अपनी दोस्त मैक्स के पास बैठा है जो सालों से कोमा में पड़ी है। वो उसकी आंखों में देखता रहता है जैसे चाहता हो कि किसी भी पल मैक्स आंखें खोल दे। लूकस मैक्स के लिए वो खास फ्रीक्वेंसीज वाले म्यूजिक चलाता है, वही फ्रीक्वेंसीज जो वेक्ना को दूर रखती हैं। और आखिरकार प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ जाता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ तक कि 11 भी ग्रुप से जुड़ जाती है, सिवाय डस्टिन के जिसे सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा। चिंता तो सबको है, पर वक्त बहुत कम है। ग्रुप दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक टीम बेस पर रहती है और दूसरी टीम कार में बैठकर निकलती है वेक्ना की मूवमेंट का सिग्नल पकड़ने। कार्स में लगे सेंसर्स वेक्ना की फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करते हैं और ये भी बताते हैं कि वो कितनी दूर है। सब लोग आर्मी को मॉनिटर कर रहे हैं जो पोर्टल्स खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि ग्रुप का सबसे अनुभवी सदस्य हॉपर आर्मी की ही एक गाड़ी के अंदर मौजूद है और वहीं से वो सबको हर अपडेट लाइव देता रहता है। लेकिन अचानक एक जोरदार एक्सीडेंट होता है और दोनों कार्स आपस में टकरा जाती हैं। उसी पल विल एक कोमा जैसी हालत में चला जाता है और उसे दिखाई देने लगते हैं वेक्ना के क्रीचर्स जो सोल्जर्स को बेरहमी से मार रहे हैं। तेज वाइब्रेशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि रेडियो सिग्नल्स भी टूटने लगते हैं। हॉपर गाड़ी के अंदर ही फंसा होता है। हर तरफ से क्रीचर्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो अपने डिफेंस टूल से किसी तरह खुद को बचा लेता है। उधर विल उसी ट्रांस में अटका है और ऐसा लगता है जैसे सोल्जर्स का पीछा करने वाला वो खुद है, वेक्ना का क्रीचर नहीं। लेकिन ग्रुप उसे किसी तरह जगाने में कामयाब होता है और विल जो बताता है वो सबको हिला देता है। विल कहता है अगला टारगेट नैन्सी की फैमिली है। नैन्सी तुरंत घर लौटने का फैसला करती है और 11 को अपने साथ ले जाती है। अब सीन कट होता है हॉली के घर की तरफ। हॉली अपने कमरे में बैठी जोर जोर से रो रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे पागल कहा और कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। अचानक कमरे में अजीब वाइब्रेशंस शुरू हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी तेजी से फ्लिकर करने लगती है और तभी हमें एहसास होता है कि क्रीचर उसके बेहद करीब आ चुके हैं। सीलिंग फटती है और एक डेमोगॉर्गन अपसाइड डाउन से फटते पोर्टल के साथ अंदर आता है। जैसा हम पहले से जानते हैं, जहां भी क्रीचर आता है पोर्टल थोड़े समय के लिए खुला रहता है। हॉली चीख कर मदद बुलाती है, लेकिन उसकी माँ तो बाथरूम में म्यूजिक सुन रही होती है। डेमोगॉर्गन उसे पकड़ लेता है, टांगों से घसीटता हुआ नीचे खींचने की कोशिश करता है। हॉली किसी तरह खुद को छुड़ाती है और अपनी माँ के पास भागती है। माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है और अब भी उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तभी हॉली के सिर से खून बहता देखकर वो दंग रह जाती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, तभी उसे भारी फुटस्टेप सुनाई देते हैं। क्रीचर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। माँ डर से जम जाती है। वो हॉली को कसकर पकड़ लेती है और जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, दोनों बाथरूम के बाथटब में छुप जाती हैं, पानी और साबुन के बुलबुलों में सांस रोककर। क्रीचर जैसे ही उन्हें ढूंढने वाला होता है, हॉली का पिता कमरे में घुसता है और उसका
ध्यान खींच लेता है, लेकिन अफसोस वो उसके सामने टिक नहीं पाता। डेमोगोर्गन उसे सेकंडों में फाड़ कर मार देता है। माँ हॉली को पकड़कर भागती है। रास्ते में वो फिसल जाती है, धीमी पड़ जाती है और क्रीचर को उन तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। माँ के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, अपनी बेटी को बचाना। वो एक वाइन बोतल तोड़ती है, इसे क्रीचर की तरफ तान कर चिल्लाती है, मेरी बेटी से दूर रह, और पूरी ताकत से क्रीचर पर टूट पड़ती है। पूरी जान लगाकर उसे चाकू की तरह वार करती है। इसी बीच 11 और नैन्सी पहुंचते हैं और इस भयानक दृश्य को देखकर बस वहीं ठिठक जाते हैं। अब कहानी थोड़ी पीछे रिवाइंड होती है और हम देखते हैं कि डेमोगोर्गन ने माँ पर काबू पा लिया और किसी जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्रीचर वहां से भाग जाता है और हॉली को अपने साथ ले जाता है। नैन्सी पोर्टल अभी भी खुला देखती है और 11 से कहती है, कूदो, इससे पहले कि ये बंद हो जाए, क्योंकि 11 की सुपर पावर्स फैसिलिटी की रिसर्च की वजह से काफी एडवांस हो चुकी हैं। सीधे शब्दों में 11 और वेक्ना में काफी समानताएं हैं और सिर्फ वो ही उसका सामना कर सकती है, क्योंकि उसके सुपरनैचुरल जीन्स वेक्ना से इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि वेक्ना पहले एक साधारण लड़का था, हेनरी पैदा ही अलग तरह की पावर्स के साथ हुआ था, बिल्कुल नेचुरली। बस यही पावर्स बाद में लैब्स के हाथ लग गई और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स ने उसे बना दिया वो जिसे आज हम वेक्ना के नाम से जानते हैं। हॉली के मॉम डैड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि उनके अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। नांसी एकदम टूट जाती है। वो बाथरूम में जाकर अपने हाथों में लगा खून धोती है और बाहर आकर माइक और लूकस के पास बैठ जाती है। वो खुद को बार बार दोष देती रहती है। सब जितना उसे समझाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, हम वेटना को पहले ही रोक सकते थे, लेकिन हमने चुप रहने का फैसला किया। गर्मी सर्दी इतना वक्त निकल गया और हमने कुछ नहीं किया। उसने पहले ही कह दिया था कि वो वापस आएगा, लेकिन हम उसे इग्नोर करते रहे जब तक कि वो हमारी खुद के घर में नहीं घुस आया। पिछली बार हम मैक्स को बचा पाए थे, वो भी अधूरा, कोमा में चली गई। इस बार क्या हम हॉली को बचा पाएंगे या वो हमेशा के लिए चली गई? नैन्सी कहती है कि वेक्ना जानबूझकर हमें तड़पाना चाहता है, जैसे कोई सजा दे रहा हो। लूकस जवाब देता है, अगर सजा देनी होती तो वो हॉली के पेरेंट्स को जानबूझकर मार देता। उसने हॉली को किसी खास वजह से उठाया है और तुम्हें याद है सालों पहले भी यही हुआ था जब उसने विल को उठाया था, ठीक इसी उम्र में और उसी डेट से 3 दिन पहले। ये सब इतना सिंपल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सब पहली बार लूकस की बात को सीरियसली लेने लगते हैं। इधर 11 जो तब तक अपसाइड डाउन में पहुंच चुकी होती है, वो पागलों की तरह हॉली का नाम चिल्ला रही होती है बिना किसी डर के। अचानक उसे फुटस्टेप सुनाई देते हैं। बिना सोचे समझे वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करती है। सामने जो भी खड़ा था उसे हवा में उछाल देती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि हॉपर है, वो शॉक में जम जाती है। वो तुरंत उसके पास जाकर माफी मांगती है। एक ही पल में वो उसकी फ्लैशलाइट उठाती है और जमीन पर फ्रेश खून के निशान नोटिस करती है, डेमोगोर्गन का खून। वो हॉपर को बताती है कि ये क्लियरली कमजोर हुआ है और अभी अभी यहाँ से गुजरा है। फिर वो जल्दी से उसे बताती है कि हॉली वेक्ना के साथ है, क्योंकि डिटेल्स देने का बिल्कुल समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विल अपनी मॉम के साथ बैठकर सब कुछ बता रहा होता है। जो कुछ वेक्ना कर रहा है वो सब उसे दिखाई देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो वहीं खड़ा है जहां वेक्ना खड़ा है, और जब वेक्ना पर हमला होता है तो वो दर्द विल को भी महसूस होता है। वो अपनी मॉम को बताता है कि किडनैपिंग के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कभी कभी उसके सिर के पीछे तेज दर्द उठता है जिसे वो इग्नोर कर देता है, लेकिन अब ये दर्द और बढ़ गया है, जैसे सब कुछ किसी एंड की तरफ जा रहा हो। रॉबिन नीचे आती है और विल की तुलना एक रेडियो से करती है। वो कहती है जैसे तुम कोई एंटीना पकड़े हुए हो और वो जो भी सिग्नल भेज रहा है तुम उसी पल महसूस कर लेते हो। उसके हर कदम पर तुम जैसे उसके साथ चल रहे हो। विल को उसकी बात सच लगती है। वो बताता है कि 2 दिन पहले उसने खुद को स्कूल में देखा था, मतलब वेक्ना सच में हॉली की तरफ ही बढ़ रहा था। विल की मॉम घबरा जाती है और इस बात को उसके दिमाग से निकालने की कोशिश करती है। वो रॉबिन को भी गुस्से से देखती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि विल फिर से वेक्ना के चक्कर में पड़े। रॉबिन ऊपर जाने का नाटक करती है, मगर फिर वो रेडियो में इंटरफेरेंस होने का ड्रामा करती है, क्योंकि रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। ये सब वो सिर्फ विल से अकेले में बात करने के लिए करती है। अकेले में वो विल को समझाती है कि उसे अपनी मॉम की बात ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। वो उसे बताती है कि उसके अंदर जो पावर है वो नॉर्मल नहीं है। वो उसे कॉन्फिडेंस देती है, उसे फील कराती है कि वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं। विल उसकी बात मान लेता है और दोनों घर से निकल जाते हैं। वो उस स्कूल की तरफ जाते हैं जहां विल ने विजन्स में खुद को देखा था। उधर डस्टिन आखिरकार एंट्री मारता है और उसका हाल देखकर साफ लगता है कि रास्ते भर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। डस्टिन को देखते ही सब उस पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो फिर लड़ाई करके आया है, वो भी उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ जिनके साथ उसे पहले देखा गया था, जबकि उसके दोस्तों ने उसे साफ मना किया था कि अभी लड़ाई का टाइम नहीं है। इस वक्त उनके पास उससे कहीं ज्यादा जरूरी काम है। सीधा मतलब वो उसे डांटते हैं क्योंकि डस्टिन कभी किसी की बात नहीं सुनता। उधर वो लोग लगातार फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और विल की मॉम से संपर्क में रहते हैं। तभी विल की मॉम पूछती है कि वो टेक्निकल समस्या
समस्या क्या थी जो रॉबिन ने पहले बताई थी? सब अचानक चुप हो जाते हैं। उनकी खामोशी देखकर विल की मॉम तुरंत समझ जाती है रॉबिन ने उससे झूठ बोला था। दूसरी तरफ विल रॉबिन के साथ बैठकर हर मेमोरी याद करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर उसे यकीन हो जाता है वो सिर्फ फ्यूचर का विजन नहीं था, वो सच में वेक्ना की कॉन्शियसनेस के अंदर था। उसे ठीक ठीक दिखाई दे रहा था कि वेक्ना अपने विक्टिम्स कैसे चुनता है और उसका हर अगला कदम क्या होता है। हॉस्पिटल के अंदर माइक कॉफी बना रहा होता है। उसी दौरान उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। किताब में लिखे नाम वो पहचान लेता है। वो वही इमेजिनरी कैरेक्टर था जिसके बारे में हॉली हमेशा बताती थी। माइक तुरंत नैन्सी के पास बैठता है और लूकस की थ्योरी समझाता है। वो उसे बताता है कि हॉली ने उससे क्या क्या कहा था, कैसे उस इमेजिनरी कैरेक्टर ने हॉली को चेतावनी दी थी कि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और उसे उनसे छुटकारा पाना होगा। माइक धीरे धीरे शक करने लगता है, क्या वो कैरेक्टर सच में इमेजिनरी भी था या वो पूरा टाइम रियल था और ये सब हॉली को उठाने की तैयारी थी, ठीक वैसा ही जैसे सालों पहले विल के साथ हुआ था। नैन्सी और माइक फैसला करते हैं कि उन्हें हॉली की मॉम से सच जानना ही होगा, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें कमरे में जाने नहीं दिया जा रहा। नैन्सी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है।